साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी विद्या प्रेमियों के लिए हमारा पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। उस कड़ी में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में मैं आज इसके पहले वाली वीडियो जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हमने पढ़ा दिया है। आज मैं वैद्यनाथ द्विवेदी या इनका दूसरा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए थे। ये प्रश्न एक बार पूछ भी चुका है कि इनमें से कौन है जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आज के हमारे प्रकरण हमारे प्रसंग में है वैद्यनाथ द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को आपके उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक जगह है दूबे का छपरा ओझवलियां बागी। दूबे का छपरा ओझवलियां बागी स्थान है जो कि बलिया जिला में, और जो प्रांत है प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के। ये बलिया के रहने वाले थे। गांव था इनका दूबे का छपरा ओझवलियां। ओझवलियां का ग्राम है, ओझवलियां बागी ग्राम है। तो आप यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहीं पर जन्म लिया। स्वर्गवास आपका 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी डीलिट उपाधि से सम्मानित किए गए थे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को डीलिट का सम्मान दिया गया था। आपके पिताजी अनमोल द्विवेदी और माता ज्योतिषमती श्रीमती ज्योतिषमती जी हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती। तो वैद्यनाथ द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया, ऐसे विभूति के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपका जन्म यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को दूबे का छपरा ग्राम ओझवलिया बागी बलिया जिला और प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक, ये बार बार सीरियल लगाने के लिए देता है कि ये जो जितने राइटर हैं इनका जन्म के अनुसार सीरियल लगाइए, तो इनका जन्म 7 में हुआ था, याद रखिएगा। पिता अनमोल द्विवेदी तथा माता ज्योतिषमती। तो आइए इनके बारे में लिख लिख करके मैं एक एक करके बताते जाता हूँ, आप नोट भी कर लीजिए ताकि भविष्य में जरूरत पड़े तो कहिए इस विस्मृत ना हो जाए, तो स्मृति पटल पे इसका पटचित्र बना रहे। ठीक है, आइए वैद्यनाथ द्विवेदी जी के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप हैं वैद्यनाथ द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को दूबे का छपरा ग्राम ओझवलिया बागी जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका स्वर्गवास 19 मई 1979 दिल्ली में हुआ था और आपको डीलिट की उपाधि दी गई थी। डीलिट मतलब डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, इसकी उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिया था। लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक, लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि के सम्मान से सम्मानित दिया था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती। पिता का नाम लिख लीजिए, पिता अनमोल द्विवेदी अनमोल द्विवेदी, ठीक, तथा माता का नाम, माता इनकी ज्योतिषमती है। ज्योतिषमती में ये सर नहीं रहेगा, ज्योतिषमती में ये सर रहेगा, ज्योतिषमती इनकी माता जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ग्रंथ लिखा है उनमें कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि हम इतिहास से संबंधित पढ़ा रहे हैं। तो
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य इतिहास रहा है, इन्होंने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा। पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से स्टेटमेंट दे देगा, तो याद रखिएगा कथन में कि इन्होंने स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ की रचना किया था। तो इन्होंने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो स्वतंत्र रूप से इतिहास हो, तो इन्होंने स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं। स्वतंत्र इतिहास, ठीक है, इन्होंने कोई भी स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं किया है। इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं किया है, रचना नहीं किया है, रचना नहीं किया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में आता है इस तरह के, इन्होंने एक स्वतंत्र ग्रंथ इतिहास ग्रंथ की रचना, तो इन्होंने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो इनका जो स्वतंत्र रूप से इतिहास कहा जाए, कोई भी ऐसा इनका ग्रंथ जो है स्वतंत्र रूप से इतिहास ग्रंथ नहीं है। सन 1981 ईस्वी में, देखो सन 1981 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सभी रचनाओं का संग्रह, ठीक है, 1981 ईस्वी में इनके, ठीक है, इनके सभी रचनाओं का संग्रह, इनके सभी जितनी रचनाएं थी सभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बार बार पूछता है। सभी रचनाओं का संग्रह, ठीक है, 1981 ईस्वी में इनके सभी रचनाओं का संग्रह 11 खंडों में, ठीक है, 11 खंड में, ठीक है, 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद, आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक भी, यहाँ भी आ जाएगा, ग्रंथावली, ठीक है, इन्होंने इनका सन 1981 ईस्वी में इनकी सभी रचनाओं का संग्रह 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से, ठीक है, नाम से, ठीक है, प्रकाशित हुआ, ठीक है, प्रकाशित, वहां तक आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका जो ग्रंथ है, इनके सभी रचनाओं का जो संग्रह है, जिस उस संग्रह का एक संग्रह बनाया गया 1981 इसमें, याद रखिएगा। तो ऐसा पूछता है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कितने खंडों में, तो 11 खंडों में है, ठीक है। संपूर्ण रचनाओं का जो संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, उसका नाम क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली क्या है, पूछता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, यह हजारी प्रसाद जी की सभी रचनाओं का, जितनी रचनाओं उन्होंने किया है उसका संग्रह है, सभी रचनाओं का, द्विवेदी के सभी रचनाओं का संग्रह 11 खंड, पूछता कि यह सभी रचनाओं का संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी की हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में, तो 11 खंडों में, और इसका प्रकाशन हुआ था 1981 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसका दूसरा संस्करण, इसी का दूसरा, यहाँ तक है ना, दूसरा संशोधित, ठीक है, दूसरा नहीं आई, संशोधित, दूसरा नहीं आ रहा, तो इसका मान लीजिए संशोधित दूसरा संस्करण, हाँ, इसी ग्रंथ का, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली का संशोधित दूसरा ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ नहीं, संस्करण, दूसरा संस्करण, ठीक है, इनका दूसरा संशोधित संस्करण जो इसी ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली का जो दूसरा संस्करण आया था 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी। याद रखिएगा कि इसका जो प्रकाशन वर्ष बताएगा 1981 और 1998 दोनों बात सही है, ठीक है, दोनों सही। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गारसा दतासी के बारे में पूछता है, तो 39, 47, 70, 71, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा 81 और 98 दोनों सही है। इसका दूसरा संस्करण हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली का दूसरा संशोधित संस्करण 1998 में प्रकाशित हुआ, वो भी 11 खंडों में, जिसका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, और उसका नाम दूसरा संस्करण। तो इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण
नाम से व्याकरण ग्रंथ लिखा था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ, इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उस व्याकरण ग्रंथ का नाम था हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण। का व्याकरण ग्रंथ क्या नाम है? हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का ऐतिहासिक, हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक, ठीक है, बृहत ऐतिहासिक, हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण, यह व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एक इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अभी बता देना उचित समझ रहा हूँ। इनके बारे में ये बहुत हार्ड प्रश्न है, बहुत कम जगहों पर मिलेंगे, आपको खोज लीजिएगा। तो किताबों को जब बहुत ज़्यादा पलटेंगे तो ये मिलेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्याकरण ग्रंथ है हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण। यह व्याकरण ग्रंथ है, इन्होंने लिखा था। तो यह एक इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण। यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह व्याकरण विधा की रचना है। इसके प्रथम खंड का प्रकाशन 1911 में हुआ था, 2011 में हुआ था। इसका प्रथम खंड, इस ग्रंथ का प्रथम खंड इन्होंने लिखा था, लेकिन प्रकाशन उस समय ना होकर के इसका जो प्रथम खंड है उसका प्रकाशन 2011 ईस्वी में हुआ था। प्रथम खंड का प्रकाशन 2011 ईस्वी में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण नामक व्याकरण ग्रंथ। इनके निबंध पर संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य तथा विभिन्न धर्म और संप्रदाय का प्रभाव है। इतना लिखना तो लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो रोक कर मिटा दे रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनके जो निबंध है उस पर किसका किसका प्रभाव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये हो गए, ठीक है, इनके निबंधों पर, ठीक है, जो निबंध है, ये प्रश्न बनता है स्टेटमेंट में करके, निबंधों पर प्रभाव, ठीक है, किसका किसका प्रभाव है। तो इनके निबंधों पर कौन कौन किसका किसका प्रभाव है? संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, संस्कृति, इतिहास, इतिहास, ज्योतिष, ठीक है, विविध धर्म, संस्कृति, संस्कृत हो गया, विविध धर्म है, संप्रदाय, धर्म और संप्रदाय में अंतर तो मालूम होगा। धर्म संप्रदाय का प्रभाव, संप्रदाय का मतलब मत हो गया, उसी धर्म में कई मत होते हैं, अलग अलग है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों पर प्रभाव किसका किसका है? संस्कृति का है, इतिहास का है, मतलब संस्कृति का, इतिहास का, ज्योतिष, विविध धर्म, इनके निबंधों में ज्योतिष की चीजें मिलती हैं। विभिन्न धर्म संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है, इनके निबंध विचारात्मक और आलोचनात्मक हैं, जो कि गवेषणात्मक शैली में है। इनके जो निबंध हैं वह किसमें है? तो विचारात्मक जो निबंध है इनके, इस पर जो ये शैली किस शैली में है तो याद रखिएगा। तो इनके जो निबंध हैं वो विचारात्मक और आलोचनात्मक है, विचारात्मक तथा आलोचनात्मक है, आलोचनात्मक इन्होंने निबंध लिखे हैं।
तो इनके निबंधों पर प्रभाव संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, विविध धर्म का है। और ये जो शैली है विचारात्मक, ठीक है, इसकी जो शैली है वो विचारात्मक आलोचनात्मक है, जो कि गवेषणात्मक शैली में है। इनके जो निबंध विचारात्मक और आलोचनात्मक होते हैं इस शैली में, ठीक है, जिनमें विचारों की अधिक प्रधानता होती है और आलोचना करते हैं अपने निबंधों में ये, ठीक है। किस जो शैली है उसकी शैली है इनकी गवेषणात्मक, ठीक है, गवेषणात्मक, गवेषणात्मक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो शैली है वो गवेषणात्मक शैली है। उनका निबंधों की जो शैली है वो गवेषणात्मक शैली का मतलब इसमें खोज लगता है, कुछ चीज खोज रहे हैं वो ये, तो ये खोजते हैं अपने निबंधों में। तो इनका निबंध जो है विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध होते हैं। किस टाइप के निबंध होते हैं इनके? विचारात्मक और आलोचना। कई बार पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वो किस प्रकार का होता है, तो वो विचारात्मक और आलोचनात्मक होता है। जो ये जो शैली किस शैली में लिखते हैं, तो ये गवेषणात्मक शैली में लिखते हैं। गवेषणात्मक शैली क्या है? यह एक वैज्ञानिक पद्धति की शैली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं में गवेषणात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक तथा व्यास शैली का प्रयोग किया। तो गवेषणात्मक के साथ साथ अन्य जो रचनाएं, देखिए जिनकी निबंधों में गवेषणात्मक शैली का है, ठीक है, तो अन्य जो रचनाएं उनमें क्या क्या इन्होंने प्रयोग किया। तो निबंध की बात जब आती है तो इनका निबंध जो है गवेषणात्मक शैली में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध जो है वह विचारात्मक आलोचनात्मक निबंध है, और वो भी शैली किसकी है, कैसी है, गवेषणात्मक। लेकिन और भी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में उन्होंने वर्णनात्मक, ठीक है, जिसमें वर्णन होता है, वर्णनात्मक, गवेषणात्मक साथ साथ जो अन्य रचनाएं हैं उनमें वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक, 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 वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, गवेषणात्मक तथा व्यास शैली का प्रयोग किया है। तथा इसका व्यास शैली का, व्यास शैली पता ही होगा क्या है शैली। व्यास शैली का मतलब साफ साफ होता है समास का उल्टा व्यास होता है। समास का मतलब बहुत सारी बातें थोड़ी में कह देना समास है। अभ्यास का मतलब थोड़ी थोड़ी बातें बहुत ज्यादा उसको खोल के बताने में क्या होता है, विस्तारण हो जाता है। तो व्यास और समास का अंतर यही है। तो इन्होंने जो अपना इनका निबंध गवेषणात्मक निबंध है, और इनकी जो शैलियां अन्य रचनाओं की जो शैलियां वर्णनात्मक है, व्यंग्यात्मक तथा व्यास शैली। तो व्यास शैली का मतलब होता है ये अपनी बातों को बहुत खोल के लिखा करते हैं, पूरा फैला विस्तृत विस्तार कर लिखते हैं, ठीक है। व्यास यानी कि जो गद्यात्मक शैली होती है, गद्यों में लिखा जाता है, यानी कि जो संस्कृत में देखे होंगे कि उसमें बहुत सारी बातें एक ही श्लोक में लिख जाती हैं, तो वो समास शैली हो गई, उसे संश्लेषणात्मक शैली कहा जाता है। उसी प्रकार से जो गद्यों में जैसे प्रेमचंद चंद आदि की जो कहानियां वगैरह हैं, या उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं उसको उन्होंने बहुत फैलाकर विस्तार से खोल कर कहा है, जिसमें कुछ किसी व्याकरण के जो नियम कानून है उनकी जरूरत नहीं पड़ती है समझने के लिए। तो वही चीज है व्यास शैली, ठीक है। व्यास शैली यानी कि विस्तृत शैली, जिसमें खुलकर कोई बात लिखी जाती है, और न तो किसी से कोई छुपा नहीं होता है। एक आम पाठक भी उसको समझने में दिक्कत नहीं होती है, किसकी जरूरत नहीं होती कि वो उसको समझने के लिए कोई कमेंट्री या टीका टिप्पणी आदि पढ़े, ठीक है। तो इनके जो निबंध हैं वो गवेषणात्मक शैली में है। जो निबंध लिखे उन्होंने विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध लिखा है। इन्होंने जितना निबंध लिखा है उसमें इसका प्रभाव है, संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, विविध धर्म, संप्रदाय का प्रभाव है, ठीक है। संप्रदाय संप्रदाय का प्रभाव है इनके निबंधों पर। इनके निबंध विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध होते हैं। जो निबंध उन्होंने गवेषणात्मक शैली यानी वैज्ञानिक पद्धति में लिखा है। अन्य जो रचनाएं हैं वो गवेषणात्मक में भी लिखे हैं। अन्य जो रचनाएं हैं उनमें वर्णनात्मक, वर्णन की चीजें मिलती हैं। व्यंगों को उन्होंने लिखा है, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी व्यंग्यकार भी रहे हैं, और उन्होंने व्यास शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये सामान्य सी जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसके बाद इनके बारे में विस्तार से हर एक रचनाओं के बारे में, इनके बारे में
उनके जो प्रश्न बनते हैं टीईटी, पीईटी, नेट, 11 इत्यादि, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि जो राज्यों में प्रश्न बनते हैं टीईटी, पीईटी हिंदी विषय के लिए, उनको बारे में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि इनका जो आलोक पर्व निबंध है, इनका निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व। पहली बात कि आलोक पर्व किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा यह निबंध विधा की रचना, यह निबंध है। ठीक, आलोक पर्व निबंध के लिए ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी, ठीक है, ये साहित्य शॉर्ट में दे रहा हूँ, साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पुरस्कार मिला। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है आलोक पर्व। इसी आलोक पर्व पर, तो आलोक पर्व किस विधा की रचना है, तो आलोक पर्व या निबंध है। पूछता है कि निम्नोक्त में से जिन 4 ऑप्शन है उनमें से निबंध कौन सा है, तो आलोक पर्व निबंध है, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है। यह आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, जो कि नहीं की रचना है। किस विधा की रचना, तो वो निबंध विधा की रचना है। ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो आलोक पर्व एक निबंध विधा की रचना है। आलोक पर्व क्या है, निबंध है। इसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बार बार पूछता है इसीलिए आलोक पर्व को। ठीक है, कोई भी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ कहीं भी किसी परीक्षा में बनता है तो उस प्रश्न के पीछे उसका कोई न कोई बड़ा मकसद होता है, इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना मकसद वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आलोक पर्व इसीलिए बार बार देखेंगे, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पूछा ना गया हो। कम से कम ये 50 जगह देखेंगे। पूरे भारत में जितनी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टेट ही और सुपर टेट क्यों ना हो, वहां भी पूछे जाते हैं। ये पुलिस, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, जगह जगह जहाँ हिंदी की बात आती है वहां। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध आलोक पर्व है। ठीक, इसी निबंध के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और इसीलिए बार बार ये प्रश्न बनते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर दिया गया था, आलोक पर्व निबंध पर दिया गया था। अब आइए प्रसाद जी के बारे में, जैसा कि मैंने बताया है कि जो साहित्य इतिहासकार रहे हैं, तो इनकी कड़ियों में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी हमने शामिल किया है, क्योंकि ये भी इन्होंने भी इतिहास लिखा है। लेकिन शुरू शुरू में हमने बता दिया कि इन्होंने स्वतंत्र इतिहास नहीं लिखा है। अगर कहीं पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास लिखा है, तो साफ साफ उसमें आज जो ऑप्शन वही सही होगा जिसमें उन्होंने लिखा होगा साफ साफ कि उसमें इन्होंने कोई स्वतंत्र इतिहास नहीं लिखा है। इन्होंने 3 इतिहास से संबंधित, प्रसाद जी ने, इतना करके मिटा दे रहे हैं, थोड़ा लिखना हो तो लिख लीजिए, वीडियो रोक कर मिटाने जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, आलोक पर्व पर हम बढ़िया से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह निबंध ऐसा निबंध है जिस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आलोक पर्व क्या है, यह किस विधा की रचना, यह निबंध संग्रह, निबंध संग्रह है। इसका प्रकाशन इसका जो प्रकाशन हुआ था आलोक पर्व का, ये निबंध संग्रह का मतलब ये होता है कई निबंधों का इसमें संकलन है, एक साथ कई निबंध जोड़ करके आलोक पर्व के नाम से डाला गया है। और आलोक पर्व इसलिए क्योंकि इसमें धर्म, संस्कृति, सभ्यता आदि की भावनाएं हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उसकी अभिव्यक्ति इसमें प्रसाद जी ने किया है। तो इसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आलोक पर्व निबंध का प्रकाशन, ध्यान लीजिए कि इसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था, और उसके अगले साल, इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1972 ईस्वी में, जस्ट उसके अगले साल है, और 1973 ईस्वी में इस निबंध संग्रह को के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पुरस्कार मिला। तो 1973 ईस्वी में, ये शॉर्ट का है, साहित्य अकादमी पुरस्कार लिख लीजिएगा। तो 1972 में यह आलोक पर्व निबंध संग्रह प्रकाशन हुआ इसका, और 1973 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मान से
सम्मानित किया गया। इस निबंध संग्रह की विशेषता यह है कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के प्रति इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन, ठीक है, दर्शन पर अभिव्यक्ति दिया है, ठीक है, मार्मिक अभिव्यक्ति या कोई भावनात्मक अभिव्यक्ति इन्होंने इस निबंध में दिया है, ठीक है। इसमें भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन पर प्रसाद जी की अभिव्यक्ति है, ठीक है। इसमें जो पर्व है, पर्व का मतलब समझ लीजिए इन्होंने क्या बताया है कि भारत की संस्कृति सभ्यता या जो भारतीय दर्शन में इस प्रकार की व्यवस्था रही है भारतीय संस्कृति सभ्यता में कि जब ऋतुएं बदलती हैं तो कृषि, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इसीलिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ कई ऋतुएं आती हैं। जब ऋतुएं आती हैं तो ऋतु चक्र बदलता है, अगला ऋतु आई, एक ऋतु चक्र बदला। जब ऋतु चक्र बदलता है तो कृषि चक्र बदल जाता है, ठीक है। ऋतु चक्र बदलने से, ऋतु चक्र जब बदलती है, बदलने से बदलने पर कृषि चक्र बदल जाता है, कृषि चक्र बदल जाता है, बदल जाता है। याद रखिएगा कि जब ऋतु चक्र बदलता है तो कृषि चक्र बदलता है, तो हर कृषि चक्र में, हर एक नई ऋतुओं में यहाँ पर्व होता है, ठीक है, पर्व होता है। जब एक भारत में ऐसा देश है, ऐसा मल्टीपल देश है, यहाँ अलग अलग प्रकार के संस्कृति सभ्यता लोग रहते हैं, उनके पर्व हैं कि हर एक कृषि, जब कृषि चक्र पर्व होता है, कोई नई कृषि जब जब वो अपने चरम पर पहुंच जाती है, कृषि उत्पत्ति संबंधित वो कृषि विकास कर जाती है, तो पर्व होता है, हर एक कृषि चक्र पे पर्व होता है, ठीक है। तो इसी पर्व को इन्होंने अपने आलोक पर्व में डाला है कि भारत में हर एक कृषि चक्र पर एक पर्व होता है। उसी पर्व को इन्होंने डाला। पर्व का मतलब होता है, इस पर्व का अर्थ क्या है? पर्व का अर्थ होता है पोर, ठीक है, इसका अर्थ होता है पोर। पोर क्या होता है समझ रहे हैं? पोर या गांठ, ठीक है, पोर या गांठ। तो इस पर्व का अर्थ होता है पोर या गांठ। तो जब ऋतुएं बदलती हैं तो उसमें क्या होता है, जो हम देखे होंगे कि कभी गन्ना का खेती देखे होंगे, चाहे धान की खेती देखे हों, चाहे गेहूं की हो, उनमें एक एक पोर करके बढ़ता है, ठीक है। तो जो पोर होता है, एक एक पोर करके बढ़ता है, तो वो क्या होता है, वो एक जो पोर है, उसी पोर से वो शब्द निकला है पर्व। क्योंकि जब वो पोर सारी जब आ जाती हैं सामने तो एक कृषि चक्र पूरा हो जाता है। एक ऋतु चक्र पूरा हो जाता है, तो उसमें एक कृषि चक्र पूरा होता है। तो उसमें जो पोर होते हैं, पोर क्या होते हैं? विकास के सूचक हैं या डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, भारत के लोग विकास करते हैं या भारत की अर्थव्यवस्था विकास करती है, ठीक, लोग विकास करते हैं। तो पोर का अर्थ होता है विकास। तो इसी पोर से ही पर्व को लिया गया है और इसी समक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को इस प्रकार से उन्होंने, इसके धर्म दर्शन आदि को इस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया है कि यह भारत की हर एक ऋतुओं में एक पर्व होता है, हाँ? उन पर्वों में भारतीय संस्कृति सभ्यता का को देखने को मिलता है कि भारतीय कल्चर क्या रही है। तो इसी पोर से जो कृषि संबंधित जो भी उत्पत्ति होती है धान गेहूं इत्यादि जो भी पैदा करते हैं, उनमें एक एक पोर बढ़ता है। तो पोर से ही पर्व बनाए, तो इन्होंने उसी पर अपने भारतीय दर्शन को दर्शाने के लिए, संस्कृति सभ्यता को दर्शाने के लिए, यहाँ के पर्वों को दर्शाने के लिए उन्होंने पर्व रखा है। तो ये आलोक पर्व, आलोक माने जानते हैं ये प्रकाश होता है, तो ये पर्व यानी कि पोर या गांठ से संबंधित है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी आलोक पर्व में। तो आलोक पर्व निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। 1973 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन पर अभिव्यक्ति है तथा यह कृषि प्रधान
देश भारत था और इसी कृषि प्रधान देश में हर एक ऋतु में कई ऋतुएं हैं, ऋतुएं जब बदलती हैं तो कृषि चक्र बदल जाता है। तो एक कृषि चक्र जब पूरा होता है तो भारत के कोने-कोने में अलग-अलग तरह के पर्व मनाए जाते हैं, ठीक है? तो उसी पर्वों के बारे में इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में इन्होंने अपने निबंध संग्रह आलोक पर्व में दर्शाया है। पर्व का साफ-साफ अर्थ होता है पोर या गाँठ। आपने गन्ना देखा होगा या कोई भी चीज़ होती है उसमें पोर-पोर करके आगे बढ़ती है। इसी पोर से, इसी गाँठ से उस कृषि का विकास हो जाता है। अर्थात थोड़ा-थोड़ा करके भारत का भी विकास ऐसे ही होगा और हो रहा है, ठीक है? इसी को उन्होंने आलोक पर्व में दर्शाया है। अब आगे आइए, अभी देखिए दोस्तों मैं इसमें प्रसाद जी के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। आगे हर एक निबंध इनके जो निबंध रहे हैं, इनके उपन्यास रहे हैं, इनकी चर्चाएँ जिसमें साहित्य इतिहास उनके विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। इनका साहित्य इतिहास भी मैंने शामिल किया है, रामचंद्र शुक्ल जी के साथ मैं इनको भी पढ़ाऊँगा। तो इनकी छोटी-छोटी पहले जानकारियाँ जान लीजिए। इसके बाद आता है थोड़ा लिखना तो लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं, ठीक? वीडियो रोक के मिटा दे रहे हैं। अब आइए अगली जानकारी आपको दे दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लाइट चली गई,